VBU FYUGP सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए जो है आपका जो MDC सब्जेक्ट है दोस्तों ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये आपके तीनों सेमेस्टर में जो है सिलेबस सेम रहते हैं, बस आपको अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग MDC पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप सेमेस्टर 1 वाले हैं या फिर सेमेस्टर 2 वाले या सेमेस्टर 3 वाले, तीनों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। इसमें हम VBI क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर के साथ देखेंगे हिंदी में। इसका एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। नॉर्मली जितने स्टूडेंट हैं वो हिंदी में ही तैयारी करते हैं, इसलिए हम हिंदी में ही बता रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सब यहीं से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि वन और जनजातियों के बीच संबंध पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी जंगल और जनजातियों के बीच जो है क्या संबंध है, ये आपको लिखना है एकदम डिटेल में। तो चलिए आंसर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो बोल रहा है कि वन और जनजातियों के बीच संबंध केवल संसाधनों का लेन देन का नहीं, बल्कि अस्तित्व, अध्यात्मक और अटूट विश्वास का है। जनजातीय जीवन दर्शन में जंगल कोई संपत्ति नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जंगल और जनजातियों के बीच का जो रिश्ता है वो सिर्फ संसाधनों के लिए नहीं है, उसके अस्तित्व के लिए, अध्यात्मक के लिए, अटूट विश्वास के लिए है, ठीक है। जनजाति जीवन में जो है जंगल कोई संपत्ति नहीं है बल्कि उसके परिवार के एक हिस्सा है, ऐसा जनजाति लोग मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम इसका देखेंगे अच्छे से कि वन और जनजातियों के बीच जो है संबंध है उसका विश्लेषण अच्छे से एक एक करके देखते हैं। जिसमें पहला हो गया दोस्तों सहजीवी संबंध, यानी जनजातियों और वन एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जहां वन जनजातियों को भोजन, आश्रय, औषधि प्रदान करते हैं, वहीं जनजाति अपने पारंपरिक ज्ञान से वनों की रक्षा करते हैं। वे केवल उतना ही लेते हैं जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई भी एक फलते फूलते वृक्ष को नहीं काटते हैं बल्कि केवल सूखी लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जनजाति और वन जो है एक दूसरे पर निर्भर है। जहाँ जो है वन जनजातियों को भोजन, आश्रय, औषधि देता है, वहीं जनजाति क्या करते हैं अपने परंपरा के अनुसार, पारंपरिक ज्ञान के अनुसार जो है वनों की रक्षा करते हैं। वो सिर्फ वही चीज़ लेते हैं जिनसे जो है उसका जीवन भी यापन हो जाए और जो है वृक्ष वगैरह, पेड़ वगैरह, वन वगैरह नुकसान भी नहीं पहुँचे। यानी फलते फूलते वृक्ष को कभी नहीं काटते हैं, सूखी हुई, ठीक है, टूटी हुई ऐसी लकड़ियों का उपयोग करते हैं, ठीक है, फलों का उपयोग करते हैं। दूसरा हो गया आर्थिक आधार, जीवन और आजीविका। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है लघु वनोपज है। यानी कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है जो छोटे छोटे वनों से उपजा हुआ जो भी उपज है वही है, ठीक है। पहला हो गया आजीविका के रूप में देखिए तो महुआ हो गया, इमली हो गया, शहद, गोंद, लाख और औषधियाँ, ये सब जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और बेचना उनका मुख्य पेशा है आजीविका के लिए। आगे हस्तशिल्प देखिए तो बांस और पत्तों की टोकरियाँ बनाना, चटाइयाँ बनाना और अन्य कलाकृतियों बनाकर उनकी आय के जरिया बनना, यानी कि उनसे जो है इनकम जनरेट करके उससे जो है आय बनाना, ठीक है। तो ये हो गया। आगे खेती, कई जनजाति आज भी वनों के बीच छोटे पेच में पारंपरिक खेती करते हैं जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे खेती भी करते हैं जिसमें जो है रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते। तो इन सभी माध्यम से जो है वो अपनी आजीविका, अपनी जीवनी चलाते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों तीसरा सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव देखिए तो जनजातियों के लिए जो है प्रकृति ही ईश्वर है, उनके द्वारा पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं, ठीक है, उनकी रक्षा भी करते हैं। पवित्र उपवन देखा जाए तो भारत में कई राज्य हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सरना या पवित्र उपवन होते हैं। जनजातियों का मानना है कि इन क्षेत्रों में उनके देवता निवास करते हैं, इसलिए यहाँ शिकार करना या लकड़ी काटना सख्त वर्जित है। यहाँ परंपरा जैव विविधता के संरक्षण का सबसे पुराना तरीका है। यानी कि इनके द्वारा एक पवित्र उपवन या फिर सरना नाम का जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में मनाया जाता है। और इन क्षेत्रों में उनका मानना है कि यहाँ देवता निवास करते हैं, इसलिए वहाँ ना ही शिकार करना है, ना ही वहाँ की लकड़ी वगैरह काटना मना भी है, ना ही दूसरे को घुसने देते, ठीक है। जहाँ से वहाँ की जैव विविधता संरक्षण होती है बहुत ही अच्छे से, और ये सबसे पुराना तरीका है, ठीक है, परंपरा का
आगे त्यौहार दोस्तों की जनजातियों का मुख्य त्यौहार जैसे कि सरहुल हो गया जिसमें साल के फूलों की पूजा होता है, कर्मा हो गया जो कि कर्मा वगैरह आप झारखंड में जानते हैं, ठीक है, कर्मा भी होता है। ये सब में जो है प्रकृति के प्रति जो है कीर्ति को जो है एक अच्छे तरीके से पूजा जाता है उनकी, ठीक है। आगे हो गया चौथा हम लोग का पारंपरिक ज्ञान और संरक्षण, यानी वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि जिन क्षेत्रों में जनजातियां निवेश करती है, यानी जहां जनजातियां रहती है वहाँ की जैव विविधता या जो है वो अन्य जगह से यानी अन्य वनों से अधिक सुरक्षित रहती है, क्योंकि जनजाति जो है वहाँ के वनों को, वहाँ की जैव विविधता को बचाए रखते हैं, संरक्षित करते हैं, ठीक है, क्योंकि वे जानते हैं कि किस मौसम में कौन सा फल चुनना है ताकि पंछियों और जानवरों को भी कमी ना हो। जंगली आग को नियंत्रित करने में उनका सबसे जो है पारंपरिक तरीके होते हैं, यानी जंगली आग वगैरह भी लग गया तो उन्हें भी वो रोकते हैं। हजारों वर्षों से दुर्लभ औषधियों पौधे को बचाए हुए हैं जो आज की आधुनिक चिकित्सा के लिए भी जो है शोध का विषय है, ठीक है। तो ये सभी माध्यम से जो है वो जैव विविधता को भी बचाते हैं। आगे हम लोग का पांचवा है ऐतिहासिक संघर्ष और कानून अधिकार, यानी औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश काल के दौरान जो है जंगलों को व्यापारिक वस्तु बना दिया गया था, जिससे जनजातियों को का उनके अपने ही घर में अधिकार छीन लिया गया था। इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू किया, जिसका नाम है FRA, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट, लागू किया है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, यह कानून जनजातियों को वन भूमि पर खेती करने और लघु वनोपज एकत्र करने का कानूनी अधिकार देता है। इस कानून के बारे में आधिकारिक जानकारी आप जो है जनजातीय कार्यालय मंत्रालय की वेबसाइट पर अगर देखना हो तो देख सकते हैं, ऐसे लिखना था ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे छठा बोला है कि आधुनिक चुनौतियां, यानी कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आजकल। तो देखिए आज यह संबंध कई मोर्चों पर खतरे में है। क्या क्या, पहले औद्योगिकीकरण और खनन, वनों के नीचे दबे खनिजों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातियों का विस्थापन किया जा रहा है, यानी अगर वहाँ खनन हो रहा है तो वहाँ से हटा के कहीं उन्हें जो है निकाल दिया जाता है, तो वहाँ से आपको जहाँ जाना चाहिए ऐसा करके जो है उसका विस्थापन हो रहा है जनजातियों का। फिर है जलवायु परिवर्तन, क्या होता है, पर्यावरण में बदलाव के कारण वनों की उपज कम हो रही है, जिससे जनजातियों का जीवन जो है संकट में है, उन्हें आर्थिक कमी, ठीक है, हर तरह से कमी महसूस होती है। फिर है शहरीकरण दोस्तों, बाहरी दुनिया के अभाव के कारण कई पीढ़ी जो है अपनी पारंपरिक जड़ों और वनों से जुड़ाव कम हो रहे हैं, यानी वो भी जो है बाहरी दुनिया यानी शहरीकरण, शहर वगैरह जाते हैं कमाने वगैरह भी, ठीक है, तो इनसे जो है उसका जो है परंपरा वगैरह में थोड़ा सा जुड़ाव कम हो रहा है। निष्कर्ष देखें तो लिखा है दोस्तों कि वन जनजातियों का शरीर है और जनजाति वनों की आत्मा। यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो हमें जनजातियों का अधिकारों और उनके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना होगा। सतत विकास का वास्तविक मॉडल यही है कि जहां मनुष्य और प्राकृतिक जनजातीय जीवन की तरह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना साथ रहे, तभी जो है जैव विविधता को बचाया जा सकता है, जनजातियों को भी बचाया जा सकता है। तो ये था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोल रहा है कि वन अधिकार अधिनियम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो कि 2006 में लागू हुआ था, इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आखिर ये क्या है, क्यों नियम बनाया गया है, तो चलिए देखेंगे। आंसर है दोस्तों कि वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह कानून न केवल आदिवासियों या फिर वनवासियों को भूमि का अधिकार देता है, बल्कि सदियों से उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास भी करता है। यानी ये जो है जनजातियों को, वन में रहने वाले वासियों को अधिकार भी देता है और साथ ही साथ जो है ऐतिहासिक अन्याय उनके साथ जो हुआ था उसको सुधारने का प्रयास भी करता है, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है इस नियम की, वो देखेंगे हम लोग। तो पहला हो गया अधिकारों का वर्गीकरण। अधिनियम के तहत मुख्य रूप से 3 प्रकार के अधिकारों की मान्यता दी गई है। पहला हो गया व्यक्तिगत वन अधिकार IFR, वनों में रहने वाले परिवार को उस भूमि पर खेती और निवास का अधिकार प्रदान करना जिससे जो है वे 13 दिसंबर 2005 से पहले जोत रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति
जंगल में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ उनको जो है भूमि पर खेती और निवास करने का अधिकार प्रदान होता है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है वो 13 दिसंबर 2005 से पहले वो जो है वहाँ पर खेती कर रहे हो तब, ठीक है। आगे दूसरा है सामुदायिक वन अधिकार, CFR पूरे समुदाय को चराई, मत्स्य पालन, मछली पालन और जल निकायों का उपयोग का अधिकार मिलता है। इसमें निस्तार जैसे पारंपरिक अधिकार भी शामिल हैं। तो ये हो गया सामुदायिक का अधिकार। फिर है सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, CFRR। यह सबसे शक्तिशाली प्रावधान है जो ग्रामीणों को अपने पारंपरिक वन क्षेत्र की रक्षा, पुनरुद्धार और प्रबंधन करने का अधिकार देता है। तो ये 3 तरीका से जो है उन्हें जो है क्या मिलता है, अधिकार मिलते हैं दोस्तों। आगे दूसरा हो गया लघु वनोपज MFP का स्वामित्व। इस कानून से पहले वन विभाग का जंगल की उपज पर जो है एक अधिकार था। यानी जो इस कानून से पहले क्या होता था, जो वन की उपज थी उस पर किसका अधिकार था, तो वन विभाग का। लेकिन FRA ने इसे बदल दिया, यानी ये अधिनियम जो है आपका, ये इसे बदल दिया और क्या कर दिया कि अब जनजातियों के पास महुआ, तेंदुपत्ता, शहद, बांस और औषधीय पौधे जैसे लघु वनोपजों को इकट्ठा करने और उसे बाजार में बेचने का पूरा जो है अधिकार दिया गया है उन्हें। फिर है यह प्रावधान जो है जनजातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार और बिचौलियों के शोषण को समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वरना क्या होता था, दूसरा कोई क्या होता था, इलीगली जो है वहाँ के चीज़ों को जो है बेचा जाता था, तो ये भी होता था। तो ये सबको समाप्त करने के लिए, आर्थिक स्थिति जनजातियों को सुधारने के लिए ये प्रावधान किया गया था। तीसरा है दोस्तों पात्रता और समय सीमा, यानी किन किन को जो है ये चीज़ मिला गया, मतलब अधिकार दिया गया है। तो अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदक को 2 श्रेणियों में से एक अनिवार्य होना चाहिए। पहला हो गया अनुसूचित जनजाति FD/ST, वे मुख्य रूप से वनों में रहते हो, वह वो होना चाहिए। दूसरा जो है अन्य पारंपरिक वन निवासी, जो कि OTFT बोलते हैं, ऐसे लोग जो कि 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ी यानी 75 वर्ष से उन भूमि पर निवास कर रहे हो। तो यानी ये दोनों में से एक कंडीशन पूरा होना चाहिए, तभी उनको जो है ये सब अधिकार प्राप्त होता है। आगे चौथा है दोस्तों कि ग्राम सभा का सर्वोच्चता। अधिनियम की सबसे लोकतांत्रिक विशेषता यह है कि यह अधिकारों की पहचान की प्रक्रिया को सरकारी अधिकारियों के बजाय ग्राम सभा के हाथों में सौंपता है। यानी क्या करता है, पंचायत जैसे बना देता है और उसी को जो है उसी के हाथ में सौंप देता है, ग्राम सभा के हाथ में। ग्राम सभा दावे का सत्यापन करती है और निर्णय लेती है कि कौन यहाँ जो है इतना समय से है, ले सकता है, यहाँ रह सकता है, उनको अधिकार मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो प्रशासनिक अधिकारों का देखिए, जिसमें SDM या कलेक्टर को ग्राम सभा के प्रस्तावों पर विचार करना अनिवार्य है। वे उन्हें जो है बिना ठोस कारण के खारिज नहीं कर सकते, उनके द्वारा दिए गए कोई भी विचार या फिर कोई भी प्रस्ताव को। तो ये है, ठीक है। आगे पांचवा है दोस्तों कि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन। यह कानून विकास के लिए वन भूमि का उपयोग की अनुमति भी देता है। बुनियादी सुविधाएं जैसे कि स्कूल, औषधालय, आंगनबाड़ी, सड़कें, बिजली और संचार लाइनें जैसे 13 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो है वन भूमि का उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी अधिकार देता है यही नियम। आगे दोस्तों पर्यावरण संरक्षण, यह समुदायों को सशक्त बनाता है कि वे अपने वनों को खनन या फिर अन्य वैध गतिविधियों से बचा सके। तो इन सभी कानून से जो है बहुत सारा चीज जो है आदिवासियों को मिला है बस, ठीक है। आगे हम लोग छठा देखेंगे दोस्तों, बोल रहा है कि सुरक्षात्मक प्रावधान। तो बेदखली पर रोक, जब तक दावे का सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी वन निवासी को उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। यही कानून के माध्यम से ये भी उनको अधिकार दिया गया है, किन्हें, तो आदिवासियों को। फिर है पुनर्वास, यदि किसी वन्यजीव संरक्षण परियोजना के लिए विस्थापन अनिवार्य है, यानी जरूरी है, वहाँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ मतलब कुछ हो रहा है, जैसे कि टाइगर रिजर्व वगैरह बन रहा हो, तो अगर विस्थापन जरूरी है तो केवल समुदाय की स्वतंत्रता और पूर्व सुनिश्चित सहमति से ही ये संभव होगा। यानी वो लोग खुद से चाहते हैं, ठीक है, तभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। यही कानून के माध्यम से कहा गया है। सातवां जो है दोस्तों वो है कि 2025 में जो है प्रासंगिकता और स्थिति इसका देखा जाए तो 31 दिसंबर 2025 तक
के आंकड़ों के अनुसार इस अधिनियम ने न केवल लाखों परिवारों को गरिमापूर्ण जीवन दिया है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद की है। सामुदायिक वन प्रबंधन के कारण कई क्षेत्रों में वन आवरण में जो है वृद्धि भी देखी गई है। तो ये सब जो था इस नियम के अनुसार था। आगे इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 केवल एक भूमि सुधार कानून नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र लोकतंत्र को जड़ों तक ले जाने का एक जरिया है। यह वन विभाग को औपनिवेशिक मानसिकता को बदलकर वनों का नियंत्रण उन लोगों के हाथों में सौंपता है जो वास्तव में वनों का असली संरक्षक है। ठीक है, तो ये अधिनियम बनाया गया था और इस अधिनियम में क्या क्या चीज़ है वो भी हमने देख लिया। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि औपनिवेशिक काल के वन कानूनों का जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, वो लिखिए। औपनिवेशिक काल या तो ब्रिटिश शासन काल भी पूछा जाए तो सेम ही बात हुआ। आंसर देखिए, तो औपनिवेशिक काल जिसको ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो है लागू किए गए वन कानूनों ने भारतीय जनजातीय समाज की संरचना, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ब्रिटिश शासन या फिर ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण नहीं बल्कि व्यावसायिक दोहन था, ताकि रेलवे और नौसेना के लिए लकड़ी प्राप्त की जा सके। यानी उनका क्या था, ब्रिटिश का उसका जो था उद्देश्य ही था वनों को बर्बाद करना, मतलब वहाँ से जो है अपना व्यवसाय चलाना, जैसे कि रेलवे के लिए या फिर नौसेना के लिए वहाँ से लकड़ियाँ ले जाना, ये सब था उनका व्यवसाय के रूप में। ठीक है, वो वनों का संरक्षण पर ध्यान नहीं देते थे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इस पे क्या क्या प्रभाव वगैरह पड़ा था। ठीक है, जनजातियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो पहला हो गया अधिकारों का अपराध में बदलना। अधिकारों का अपराध में बदलना यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 1865 से 1878 के वन अधिनियमों के माध्यम से वनों को आरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यानी 2 भागों में बांट दिया था। पहला आरक्षित और दूसरा संरक्षित क्षेत्रों में बांट दिया था। इससे क्या होता था, जनजातियों द्वारा जो उपज किया जाता था, जैसे कि फल, शहद, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना और मवेशियों को चराना कानूनी अपराध बन गया था। यानी ये सब करना जनजातियों के लिए कानूनी अपराध बन चुका था। ठीक है, ब्रिटिश शासन काल में जो जंगल सदियों से उनका घर था, वहाँ वे अचानक घुसपैठियाँ या फिर अतिक्रमणकारी घोषित कर दिए गए। यानी जो वहाँ रहते थे, उनका घर जो सदियों से था, वहाँ उनको ही जो है घुसपैठी बता दिया गया, अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश शासन काल में। दूसरा हो गया दोस्तों, झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। झूम खेती होता है यानी कि एक जगह खेती किए फिर दूसरी जगह जाके खेती करना, उसे ही बोलते झूम खेती। तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेजों ने झूम या बेवड़ खेती को वनों के लिए हानिकारक माना, क्योंकि इससे कीमती इमारती लकड़ी जैसे कि सागौन या फिर साल जल जाती है, ऐसा मानना था ब्रिटिश वगैरह का। तो ये भी जो है हानिकारक मान के जो है इसे भी बंद करवाया। प्रभाव क्या पड़ा, तो देखिए जनजातियों के पास भोजन का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। इस प्रतिबंध ने उन्हें भुखमरी की कंगार पर खड़ा कर दिया और उन्हें अपनी आजीविका के लिए बागोन और या फिर खानों में सस्ते मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये प्रभाव पड़ा था जनजातियों का ब्रिटिश शासन काल में। आगे दिंकू, बाहरी लोगों का प्रवेश और शोषण, यानी वन कानूनों ने वनों के दरवाजे ठेकेदारों, व्यापारियों और साहूकारों के लिए खोल दिया। जनजाति समाज जो पहले एक स्वतंत्र विनिमय प्रणाली पर आधारित था, वह मुद्रा अर्थव्यवस्था के जाल में फंस चुके थे। आपकी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए दूसरे के पास जो है मजदूरी करना, ठीक है, कर्ज वगैरह लेना साहूकारों के पास, तो ये सब में वो फंस चुके थे। साहूकारों ने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प ली, जिससे बंधुआ मजदूरी की प्रथा शुरू हो गई थी। तो ये सब हुआ था दोस्तों ब्रिटिश शासन काल में जनजातियों के ऊपर। ठीक है, आगे चौथा है बेगारी और श्रम शोषण। आरक्षित वनों के भीतर कुछ जनजातियों को रहने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि वे वन विभाग के लिए मुफ्त में काम करेंगे, तभी उन्हें रहने की अनुमति दी गई थी। यानी कंडीशन के ऊपर दिया गया था, है ना। इसे जो है बेगारी कहा जाता था। जनजातियों को भारी लट्ठे ढोने,
सड़कें बनाने और जंगलों की आग बुझाने जैसे कठिन कामों को बिना किसी वेतन का करते थे। कौन? जनजाति लोग, ठीक है, ब्रिटिश शासन के लिए। आगे दोस्तों कि उनका शारीरिक और मानसिक शोषण चरम पर था, जिससे जनजाति आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंची थी। आगे पांचवा देखा जाए दोस्तों तो बोल रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विखंडन। जनजातियों की संस्कृति, उनके लोकगीत, उनकी पहचान वनों से जुड़ी थी। जब उन्हें वन से बेदखल किया गया तो उनकी सामाजिक व्यवस्था टूट गई, ठीक है। उनके पारंपरिक मुखिया जैसे कि मुंडा या फिर मानकी की शक्तियां छीन ली गई और उन्हें पुलिस व अदालतों के अधीन कर दिया गया, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और पक्षपाती व्यवस्था थी। यानी इन सभी माध्यम से जो है पूरी तरह से जनजातियों को जो है मतलब समझ लीजिए उनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सब स्थिति जो है उनको खराब कर दी गई थी, ठीक है, ब्रिटिश शासन के द्वारा। छठा है दोस्तों बोला है कि ऐतिहासिक विद्रोह का उदय। इस दमनकारी कानूनों ने जनजातियों के भीतर भारी असंतोष पैदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विद्रोह हुए, जो कि बिरसा मुंडा का उलगुलन हुआ था, ठीक है, ये हुआ था। यही सब जो है कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए, जो कि झारखंड में हुआ था। झारखंड में जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ये कानून या फिर ये जो है विद्रोह हुआ था। फिर दूसरा है संथाल हुल, जो कि 1855 में हुआ था, जो कि सिंधु और सिंधु कान्हू के नेतृत्व में औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ हुआ था। फिर है बस्तर विद्रोह, जो कि 1910 में हुआ था, छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन के नीति के विरुद्ध हुआ था। फिर आगे हो गया दोस्तों रंपा विद्रोह, जो कि 1922 में हुआ था। आंध्र प्रदेश में उलूरी सीताराम राजू ने नेतृत्व में वन प्रतिबंधों के खिलाफ। तो ये सभी कानूनों, ये सभी विरोधों के माध्यम से, ठीक है, विद्रोह के माध्यम से कुछ कुछ सुधार लाने का प्रयास किया गया था हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, ठीक है। कुछ जनजातियों को अपराधी के रूप में चिन्हित करना। ब्रिटिश सरकार ने कई ऐसी जनजातियों को जो वन कानूनों के विरोध कर रही थी, उनको अलग थलग कर उन पर निगरानी रखी, जिससे उनका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ। यानी उन्हें जो है अपराधी के रूप में जो है माना गया ब्रिटिश शासन के द्वारा। निष्कर्ष देखा जाए क्या हुआ, औपनिवेशिक वन कानूनों ने जनजातियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों से काटकर उन्हें अस्थिर, भूमिहीन और गरीब बना दिया। इस कानून का प्रभाव जो है उनका गहरा था और आज़ादी के बाद कई दशकों तक जनजाति इन ऐतिहासिक अन्यायों से जूझती रही, जिसे सुधारने के लिए अंततः जो है 2006 में जो है वन अधिकार अधिनियम लाना पड़ा। यानी इसका जो असर जो है आज़ादी के बाद भी कई दशक तक रहा था। उसके बाद जो है इन सभी ऐतिहासिक अन्याय को जो है सुधारने के लिए 2006 में FRA जो है वन अधिकार अधिनियम लाना पड़ा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे तो बोल रहा है कि आजीविका के लिए जंगल जनजातियों का मुख्य स्रोत है, कैसे? तो ये बताइए कि आखिर कैसे है जनजातियों के लिए आजीविका का एक मुख्य स्रोत जंगल। तो देखिए आंसर देखेंगे, जनजातियों के लिए जंगल केवल एक निवासी स्थान नहीं, बल्कि यह उनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, अस्तित्व और आजीविका का प्राथमिक इंजन है। जनजाति जीवन दर्शन में प्रकृति ही बैंक है और जंगल ही रोजगार प्रदाता है, ऐसा माना गया है। आजीविका के लिए जंगल जनजातियों का मुख्य स्रोत कैसे है, इसे हम लोग समझते हैं एक एक करके। तो पहला हो गया लघु वनोपज, जिसको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसको शॉर्ट में बोलिएगा MFP पर यह निर्भरता, यानी जनजाति परिवार का आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, उन वस्तुओं से आता है जिन्हें वे जंगल में बिना किसी लागत के इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जैसे हो गया तेंदुपत्ता, ठीक है, महुआ। मध्य भारत की जनजातियों के लिए तेंदुपत्ता संग्रह सीजन का सबसे बड़ा रोजगार है। वही महुआ का उपयोग भोजन, पेय पदार्थ और बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है। दूसरा हो गया कि गोंद, राल और लाख, इनका प्रयोग उद्योगों में होता है, जहां और जनजातियों इसे इकट्ठा कर सरकारी केंद्रों या फिर स्थानीय व्यापारियों को बेचा करते हैं। तो ये भी उनका जो है आर्थिक स्थिति से मतलब, ठीक है। फिर हो गया आगे दोस्तों शहद और रेशम, जंगलों से प्राप्त शुद्ध शहद और रेशम का संग्रह कर उन्हें उच्च मूल्य पर आजीविका का स्रोत है बेचते हैं, ताकि वो जो है आजीविका के लिए अपनी आर्थिक
स्थिति के लिए उनके लिए ठीक है, समझे। आगे दूसरा, खाद्य सुरक्षा और पोषण। बाजार पर निर्भर रहने के बजाय जनजाति अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए सीधे जंगल पर निर्भर रहते हैं, जैसे कंदमूल और फल खाते हैं, जो कि साल भर विभिन्न प्रकार के जंगली फल जैसे जामुन हो गया, इमली हो गया, चिरौंजी हो गया, बैर हो गया और जमीन के नीचे उगने वाले कंदमूल जैसे प्राप्त होते हैं। आगे प्रोटीन स्रोत के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रोटीन स्रोत के लिए तो जंगलों के भीतर बहने वाली छोटी नदियों और तालाबों से वे मछली पकड़ते हैं। साथ ही मशरूम और विभिन्न जंगली वनस्पतियों उनकी डाइट का एक हिस्सा होती है। तो ये है दोस्तों। तीसरा है पशुपालन और चराई। जंगल जनजातियों के पशुधन के लिए मुफ्त चारगाह का काम करता है। जनजातीय अर्थव्यवस्था में पशु जैसे कि गाय, बकरी, भेड़ उनकी संपत्ति होते हैं। चूंकि उनके पास बड़े खेती नहीं होते, इसलिए जंगल की घास और पत्तियां ही इन पशुओं को पालने का एकमात्र जरिया है। पशुपालन से उन्हें दूध, मांस और खाद्य प्राप्त होते हैं। यानी जनजातियों का अर्थव्यवस्था में जो है पशु भी उनकी संपत्ति की जैसे है। उनके पास खेती वगैरह नहीं है, लेकिन जंगल में जो है वो अपने जानवरों को चराते हैं, ठीक है, वहाँ से पालते हैं और उनसे जो है दूध, मांस और खाद्य जैसी चीज़ें प्राप्त करते हैं। आगे हो गया चौथा दोस्तों, पारंपरिक औषधियाँ, ज्ञान और चिकित्सा। जंगल जनजातियों के लिए एक प्राकृतिक अस्पताल है। यहाँ से बहुत सारी जड़ी बूटियों मिलते हैं। वे जंगलों से एक ऐसी जड़ी बूटियाँ मतलब जंगलों से ऐसी जड़ी बूटियां एकत्र करते हैं जिनका उपयोग वे स्वयं के इलाज के लिए करते हैं और स्थानीय स्तर पर जो है वैद्य के रूप में सेवा देकर भी आय अर्जित करते हैं। 2025 में वैश्विक स्तर पर हर्बल उत्पादों की मांग बढ़ी, ठीक है। बढ़ती मांग ने उनके इस ज्ञान के आर्थिक रूप को बहुत मूल्यवान बना दिया। यानी कहने का मतलब ये है, क्या करते हैं वहाँ की जड़ी बूटियों से वो अपना इलाज भी करते हैं, स्वयं का इलाज भी करते हैं, साथ ही साथ जो है वैद्य यानी मतलब वैद्य के जैसा दूसरे का भी इलाज करके वहाँ से आय अर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों। आगे पांचवा है हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। जंगल से प्राप्त कच्चा माल जनजातीय कारीगरों की आजीविका का अधिकार है, जैसे कि बांस और बेत। बांस से टोकरियां बनाते हैं, फर्नीचर, चटाइयाँ और कलाकृतियाँ बनाना इन जनजातियों का मुख्य पेशा है, ठीक है। आगे हो गया कष्ट शिल्प। वे लकड़ियों की नक्काशी और घरेलू उपयोग की वस्तु जैसे कि ओखली, चम्मच आदि बनाकर जो है स्थानीय हाट बाजार में भी बेचते हैं। ये भी आय अर्जित करने का एक तरीका है। आगे छठा है कृषि और मृदा उर्वरकता यानी झूम खेती। कई पहाड़ी जनजाति आज भी इस पद्धति से खेती करती है जहां जंगल के चक्र पर उनकी फसल निर्भर करती है, ठीक है। यानी एक जगह से दूसरे जगह जा जाके खेती करना, यही होता है झूम खेती। आगे हो गया वन खाद। जंगल की सड़ी गली पत्ती खेतों के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद का काम करती है, जिनसे उन्हें जो है महंगे रासायनिक उर्वरक नहीं खरीदने पड़ते और खेती भी जो होती है एकदम जो है मस्त होती है, ठीक है, बिना केमिकल का। सातवां है दोस्तों ईंधन और आवास के रूप में। खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी का 100% स्रोत जंगल ही है। इससे उनके घरेलू खर्च की बचत भी होती है। उनके घर बनाने के लिए लकड़ी, घास और बांस भी जो है जंगल से ही आते हैं। तो समझ लीजिए हर तरह से वो जो है जंगल पर निर्भर है। आठवां देखिए सरकारी योजना और वन धन नियम वगैरह। तो वर्तमान समय में भारत सरकार की ट्राइफेड जैसी संस्था वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से जनजातियों को उनके वनोपज का वैल्यू एडिशन में मदद करती है। उदाहरण के लिए अब जनजाति केवल कच्चा महुआ नहीं बेचते, बल्कि उनके जैम या जूस बनाकर बेच रही है, जिससे उनकी आय कई गुना बढ़ जाती है। यानी वो क्या करते हैं, कच्चा माल भी बेचते हैं, साथ ही साथ उनसे जो है, ठीक है, उनके द्वारा जो है जो बनता है वो बनाकर भी बेचते हैं, जिससे आय वगैरह भी जो है बढ़ती है। निष्कर्ष से देखा जाए तो संक्षेप में हम समझेंगे यही कि जंगल जनजातियों के लिए कामकाजी पूंजी है। यदि जंगल को उनसे अलग कर दिया जाए तो वो केवल अपनी पहचान नहीं खो देंगे, बल्कि आर्थिक रूप से पूरी तरह से लाचार हो जाएंगे। यही कारण है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उन्हें इन संसाधनों पर कानूनी अधिकार दिए गए हैं, ताकि वे जो है आजीविका
उनकी सुरक्षित रह सके, आय अर्जित कर सके, वो भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, अपनी परंपरा को बचाए रख सके। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जनजातीय कला और हस्तशिल्प में वनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर देखते हैं, तो बोला है कि जनजातीय कला और हस्तशिल्प केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वे वनों के साथ जनजातियों के गहरे जुड़ाव का भौतिक रूप है। जनजातीय केवल पूरी तरह से प्राकृतिक केंद्रीयता नहीं होती, जहाँ जंगल न केवल कच्चे माल का स्रोत है बल्कि प्रेरणा और संस्कृति का आधार भी है। यानी देखिए कहने का मतलब ये है, जनजातीय कला हो गया, हस्तशिल्प हो गया, ये सिर्फ कला व्यक्त करने का जरिया नहीं है, उनके आय का जरिया है, उनके भौतिक रूप से जुड़ाव का जरिया है। ठीक है, वो जो है प्राकृतिक केंद्रिता उनकी पूरी तरह से इसी पर होती है, जहाँ जंगल का केवल कच्चे माल का स्रोत नहीं है बल्कि प्रेरणा और संस्कृति भी दिखाती है। जब वो अपना हस्तशिल्प वगैरह बनाते हैं तो उसमें देखिएगा अलग अलग सा डिजाइन करते हैं, जहाँ से उनकी जो है संस्कृति वगैरह भी दिखती है। ठीक है, आगे हो गया इसका देखेंगे इसकी भूमिका, यानी कि जनजातीय कला और हस्तशिल्प में जो है वनों की क्या भूमिका वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हो गया कच्चे माल का प्राथमिक स्रोत। कच्चे माल का एक स्रोत के रूप में वन जो है काम करता है। जैसे जनजातीय हस्तशिल्प पूरी तरह से स्थानीय वनों के संसाधनों पर निर्भर है, बिना जंगल के इन कलाकृतियों का निर्माण जो है असंभव है। ठीक है, यानी जो हस्तशिल्प है वो पूरी तरह से जंगल के संसाधनों पर ही निर्भर होती है और बिना जंगल का ये जो है इसका निर्माण करना असंभव है। पहला हो गया बांस और बेत, यानी पूर्वी उत्तर भारत जैसे कि नागालैंड, असम और मध्य भारत की जनजातियां के लिए बांस हरा सोना है। ठीक है, वे उनसे टोकरियां बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, वाद्य यंत्र बनाते हैं या फिर बहुत सारी सजावटी सामान वगैरह बना के जो है बेचते हैं। ये हो गया। दूसरा है लकड़ी दोस्तों, बस्तर जैसे कि छत्तीसगढ़ की काष्ठ कला विश्व प्रसिद्ध है। जनजातीय साल, सागौन और शीशम की लकड़ियों का उपयोग करके वो अपने देवताओं की मूर्तियां, दरवाजे, खंबे तराशती ये सब बनाते हैं। ठीक है, लकड़ियां से। ये आपको आगे हो गया दोस्तों प्राकृतिक रेशे और घास, यानी मूंज, सबई घास और विभिन्न लताओं के मजबूत रस्सियां और कलात्मक बैग बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी इनसे जो है क्या किया जाता है, रस्सी भी बनाया जाता है और बैग वगैरह बनाए जाते हैं। आगे दूसरा है दोस्तों प्राकृतिक रंगों का भंडार। जनजाति पेंटिंग जैसे कि वराली, गोंड और पिथौरा में रसायनों का उपयोग नहीं होता, उनके रंग सीधे जंगल से आते हैं, वो जो है वहीं से उपयोग करने जड़ों से जो है यानी वनों से ही जो है जो मिलता है उन्हीं से जो है वो अपना रंग करते हैं। जैसे कि देख ली सफ़ेद रंग के लिए क्या करते हैं, वो चावल के पाउडर से वो सफ़ेद रंग करते हैं। पीला रंग के लिए हल्दी या फिर पलाश के फूलों से करते हैं। लाल रंग के लिए स्थानीय लाल मिट्टी या फिर लाल पेड़ से करते हैं। ठीक है, आगे हरा रंग के लिए क्या करते हैं, वे विभिन्न वृक्षों की पत्तियों के रस से करते हैं। तो ये सभी चीज़ों के माध्यम से वो रंग का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो है वनों से जो प्राप्त होता है वहीं से जो है वो अपना रंग का उपयोग करके पेंटिंग करते हैं। तीसरा हो गया वैचारिक और कलात्मक प्रेरणा। जंगल की परिस्थितिकी जनजातीय कला का थीम तय करती है कि वो कैसे बनाएंगे। आगे देखिए इसमें कि पशु पंछी और वनस्पति जैसे गोंड और वराली कला में मुख्य रूप से जंगल का दृश्य, जीवन का वृक्ष, हिरन, मोर और बाघों का दर्शाया जाता है। यह दर्शाता है कि उनका जीवन पूरी तरह से वन्य जीवों के इर्द गिर्द घूमता है। यानी वो जो अपना कला बनाते हैं उसमें जो है हिरन, मोर, बाघ ये सब वृक्ष वगैरह, जंगल का दृश्य ये सब जो है उस पर बनाते हैं, ताकि वहाँ से पता चलता है कि वन्य जीव उनके जीवन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आध्यात्मिक जुड़ाव भी है। लकड़ी और पत्थर पर कई नक्काशी अक्सर उनके वन देवताओं और पूर्वजों को समर्पित होते हैं। ठीक है, जो बनाते हैं उसमें। चौथा हो गया दोस्तों कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और आजीविका के रूप में हस्तशिल्प जनजातियों के लिए आय का एक बहुत बड़ा साधन है। वे वनों का सतत उपयोग पर आधारित है। पहला हो गया डोकरा कला। इस प्राचीन धातु कला में सांधे बनाने के लिए
जो है जंगल से प्राप्त मधुमक्खी के मोम का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है और बनाया जाता है ये कला। दूसरा हो गया मुद्रा शिल्प, ठीक है, यानी कि मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों का पकाने के लिए जंगल की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है और वहीं से बनाया जाता है। आगे हो गया आधुनिक बाजार और संरक्षण। आज के समय में जनजातीय कला को वैश्विक पहचान मिल रही है, जिसमें वनों की भूमि और महत्वपूर्ण हो गई है, ठीक है। पहला हो गया सस्टेनेबल फैशन। 2025 में देखा जाए तो इको फ्रेंडली उत्पादकों की मांग बढ़ी है। ट्राइफेड के माध्यम से जनजातीय हस्तशिल्प जैसे कि ट्राइब्स इंडिया ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाया जा रहा है। दूसरा हो गया भौगोलिक सांकेतिक, जो कि जीआई टैग। कई वन आधारित कलाकृतियां को जीआई टैग मिला है, जो उनकी मौलिकता और जन्म से उनके जुड़ाव को प्रमाणित करता है। तो ये सभी टैग के माध्यम से जो है उनकी वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर यानी विश्व स्तर पर भी जो है भेजा जाता है, पहुंचाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। छठा है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण का संदेश जनजातीय कला या संदेश देती है कि प्रकृति का दोहन किए बिना भी सुंदर और उपयोगी वस्तु बनाई जा सकती है। वे कला के लिए कभी भी जीवित पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि गिरे हुए पेड़ों या फिर नवीकरणीय संसाधन जैसे कि बांस वगैरह का उपयोग करके जो है ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये था। आगे इसका निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, तो बोल रहा है कि वन जनजातीय कला का कार्यशाला भी है, यानी वन जनजातियों कला का कार्यशाला भी बनाया गया और इसमें जो है विषय भी है जंगल से मिलने वाला कच्चा माल और वहाँ का वातावरण ही जनजाति हस्तशिल्प को अपनी विशिष्ट पहचान, जीवंतता और मौलिकता प्रदान करता है। यदि वनों का छहन होता है यानी मतलब वनों की कटाई वगैरह होती है, तो न केवल कच्चा माल खत्म होगा, बल्कि वह सदियों पुरानी कलात्मक विरासत भी लुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला है कि भोजन, आवास या फिर औषधियों के स्रोत के रूप में जो है वनों का महत्व समझाइए। तो आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो बोला है कि जनजातियों के लिए वन केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि उनकी जीवन आधार प्रणाली है। जनजाति केवल जो है सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ भोजन, आवास और औषधि पूरी तरह से वनों पर टिके, यानी जो जनजातियों के लिए वन संसाधन नहीं, समझ लिए हर एक तरह से जीवन आधार प्रणाली है। वो 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में यानी कि भोजन, आवास और औषधि के लिए पूरी तरह से तो वन पे ही टिके हैं, ठीक है। तो देखिए देखेंगे इसका पूरा विश्लेषण। तो पहला हो गया कि भोजन के अटूट स्रोत के रूप में वन, जनजाति समाज का खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर वनों की जैव विविधता से जुड़ी है। पहला हो गया मौसमी फल और मेवे, जंगल वर्ष भर विभिन्न प्रकार के फल प्रदान करते हैं, जैसे कि गर्मियों में महुआ हो गया, जामुन हो गया, तेंदू हो गया, मानसून में खमीर और बैर हो गया और सर्दियों में चिरौंजी और इमली जैसे बहुत सारे फल उन्हें जो है देते हैं। महुआ को तो जनजातियों का भोजन वृक्ष कहा जाता है। महुआ को जो है जनजातियों का भोजन वृक्ष के रूप में माना जाता है, जिसका उपयोग वे रोटी, लाट और पेय बनाने के लिए भी करते हैं। तो ये हो गया मौसमी फल और मेवे। दूसरा है कंदमूल और जंगली सब्जियां, मिट्टी के भीतर उगने वाले कंद जैसे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होते हैं। बांस के कोपल और विभिन्न जंगली मशरूम उनकी भोजन का पौष्टिकता प्रदान करते हैं। तो ये हो गया। आगे है कि प्राकृतिक शहद और प्रोटीन, शहद इकट्ठा करना जनजातियों का प्राचीन कला है। वनों के जंगल स्रोतों से प्राप्त मछलियां और केकड़े उनके प्रोटीन को जरूरतों को पूरा करती है और वो जो है इन सभी के माध्यम से जो है जंगलों से जुड़े हुए हैं। अकाल के साथी यानी सूखे या फिर फसल खराब होने की स्थिति में वन ही एकमात्र सहारा होता है, जहां से मिलने वाली जंगली बीज और जड़ें
उन्हें भूखमरी से बचाती है। यानी मान लीजिए कि अकाल पड़ गया तो उस समय भी जो है जंगल उनका साथ देती है। वहाँ से सूखे या फिर फसल खराब होने के बाद जो है एकमात्र सहारा जो है वन ही रह जाता है, जहाँ से जंगली बीज वगैरह, जड़ वगैरह उन्हें जो है भूखमरी से बचाती है। दूसरा है दोस्तों आवास और निर्माण के आधार के रूप में जो है वन जनजातियों वास्तुकला इको फ्रेंडली होने के साथ साथ पूरी तरह से वन आधारित भी होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया इमारती लकड़ी। घरों के मुख्य ढांचे, खंभे और दरवाजों के लिए साल, सागौन, बीज और शीशम की मजबूत लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। ये लकड़ियां दशकों तक खराब नहीं होती, इसलिए देखे होंगे आपने इन्हीं सभी लकड़ियों का जो है दरवाजे वगैरह भी बनाए जाते हैं। फिर आगे हो गया बांस। इसे जो है गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। दीवारों को बूनने, मचान बनाने, सीढ़ियाँ, बांड बनाने में बांस की भूमिका प्राथमिक है। 2025 में बांस से बने सस्टेनेबल घरों की मांग विश्व स्तर पर बढ़ी है। सस्टेनेबल, ठीक है, यानी कहने का मतलब बांस जो है गरीबों का टिम्बर के रूप में आता है। इनका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। आगे छप्पर और रोधन। छतों को छाने के लिए खजूर के पत्ते, छिंद की घास और प्लास की पत्तों का उपयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक सामग्री घर को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखने में अद्भुत क्षमता रखती है। ठीक है, आगे दोस्तों मिट्टी और फर्श। घरों की लिपाई पुताई के लिए वे जंगल के विशिष्ट मिट्टी और पौधे से तैयार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, ताकि देखिएगा घर वगैरह भी सुंदर लगते हैं और बरसात में थोड़ा कम गीला होते हैं। ठीक है, यानी गीला होते हैं लेकिन ढहते नहीं है। तीसरा है प्राकृतिक औषधालय के रूप में वन। आधुनिक चिकित्सा की पहुंच से दूर रहने वाले जनजातीय क्षेत्रों में वन ही उनका हॉस्पिटल है। उनसे वो जड़ी बूटी का ज्ञान है। ठीक है, जड़ी बूटियों का ज्ञान, जैसे जनजातियों को हजारों पौधे के औषधीय गुणों का पता होता है, ताकि वे उन्हीं के माध्यम से जो है अपने कुछ भी होता है तो उन्हीं का उपयोग करके वो ठीक कर लेते हैं। फिर है त्वचा रोग। करंज व नीम के तेल का उपयोग करते हैं। मलेरिया और बुखार के लिए चिरैता और गिलों का बेल का काढ़ा पीते हैं। चोट व घाव के लिए प्लास की छाल या फिर हल्दी का लेप। ठीक है, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जैसे कि सर्पगंधा जो रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, अश्वगंधा जो कि ताकत के लिए है, और कालमेघ जैसी जड़ी बूटियाँ सीधे वनों से ही प्राप्त होती है। फिर है आर्थिक पक्ष में देखा जाए तो 2025 के वर्तमान परिदृश्य में जनजातियों इस औषधीय पौधे को सरकारी केंद्रों को बेचकर अच्छी आय अर्जित कर रही है, जिनसे आयुर्वेद और फार्म उद्योगों को कच्चा माल भी मिलता है और आदिवासियों को उनका आय अर्जित भी हो जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों की सांस्कृतिक और सुरक्षात्मक महत्व। तो चलिए देखते हैं। जलवायु नियंत्रण। वन क्षेत्र तापमान को नियंत्रित रखते हैं, जिससे जनजातीय बस्ती भीषण गर्मी में भी सुरक्षित रहती है। जल सुरक्षा। वनों की जड़ भूजल स्तर को बनाए रखती है, जिससे उनके कुएं और झरने में साल भर पानी उपलब्ध रहती है, यानी हर समय पानी उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो ये सब भी फायदा होते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष में लिखा है कि भोजन के रूप में, आवास के रूप में, औषधि के रूप में वन जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। वे बाजार की अनिश्चितता से दूर अपनी जरूरतों के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 इन संसाधनों पर उनके हक को मान्यता देता है। संक्षेप में, यदि वन नष्ट होते हैं तो केवल एक पारिस्थितिकी तंत्र खत्म नहीं होगा, बल्कि एक पूरी तरह से सभ्यता अपनी पहचान, पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा खो देगी। इसलिए जो है वनों को भी बचाना चाहिए और आदिवासियों को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो जो है वन की संरक्षण कर सके। ठीक है, तो ये था दोस्तों, और वो जो है पूरी तरह से भोजन और आवास के लिए, औषधि के लिए वन पर ही निर्भर रहते हैं। सातवां हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि मनोरंजन के स्रोत के रूप में वन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी मनोरंजन के स्रोत के रूप में वन आखिर कैसे भूमिका निभाता है, तो ये बताइए। तो आंसर है कि जनजातीय जीवन में मनोरंजन का अर्थ हो गया आधुनिक जगत की तरह बंद कमरों या फिर स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता। उनके लिए वन ही उनका सिनेमा, रंगमंच और खेल मैदान है। जनजातीय संस्कृति में मनोरंजन सामुदायिक उल्लास या फिर प्रकृति के साथ जुड़ाव का संगम है।
यानी कहना का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो हो मनोरंजन का माध्यम है वो बंद कैमरे या फिर स्क्रीन तक मोबाइल वगैरह में देखते हैं, तो वो मनोरंजन का नहीं है। उनके लिए जो है मनोरंजन का जो हो गया वो सिनेमा, रंगमंच, खेल का मैदान, यही सब जो है उनके मनोरंजन, सामुदायिक उल्लास या फिर प्रकृति के साथ जुड़ाव का एक संगम है। आगे चलिए देखते हैं। तो बोला है कि मनोरंजन के स्रोत के रूप में वनों की क्या क्या भूमिका वो देखेंगे। तो पहला हो गया दोस्तों सामुदायिक नृत्य या फिर संगीत का प्राकृतिक मंच। तो जनजातियों का मनोरंजन उसके पारंपरिक नृत्य के बिना अधूरा है, जो पूरी तरह से वनों से ही प्रेरित होते हैं। ठीक है, यानी उनके पारंपरिक नृत्य वगैरह। तो अखाड़ा और वन प्रंगन, ठीक है, यानी कि जनजातियां अपने गांवों के बीच जंगलों के खुले मैदान अखाड़े में इकट्ठा होती है। साल या महुआ के पेड़ के नीचे चांदनी रात में सामूहिक नृत्य करना उनके जीवन की सबसे आनंद है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया दोस्तों वन आधारित वादमन। उनके संगीत का उपकरण सीधे वन से ही आते हैं, जैसे लकड़ी की खाल से बने मंदार, बांस की बांसुरी और सूखी लौकी से बना तुम्बा या फिर एकतारा। इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि और जंगल की प्रतिध्वनि मिलाकर एक आलिंगिक मनोरंजन का वातावरण बनती है, और वो जो है मनोरंजन के साधन के रूप में इनका उपयोग करते हैं। दूसरा हो गया प्राकृतिक आधारित खेल व संप्रदाय स्पर्धाएं। ठीक है, जंगल जनजातीय युवाओं के लिए एक सहायक खेल का केंद्र की तरह है। तीरंदाजी यानी बांस और लकड़ी से बने धनुष बाण से निशाना लगाना उनका प्रारंभिक खेल है, जो मनोरंजन के साथ साथ उनके कौशल को भी निखारता है, उनके स्किल को भी जो है बढ़ाता है। आगे दोस्तों पेड़ों पर चढ़ना और दौड़ना। घने जंगलों के बीच ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना और पहाड़ी जंगलों पर दौड़ लगाना उनके दैनिक मनोरंजन और शारीरिक सर्वश्रेष्ठ का हिस्सा है। फिर हो गया मछली पकड़ना। वनों के भीतर बहने वाली नदियों और झरनों में सामूहिक रूप से मछली पकड़ना एक उत्सव की तरह होता है, जिसमें पूरा गांव शामिल होता है और सभी मछली पकड़ते हैं, है ना। तीसरा हो गया त्यौहार और मेला संस्कृति। जनजातियों का त्यौहार जो है वनों की ऋतुओं के संचालित होते हैं और मनोरंजन का चरम बिंदु होते हैं। पहला हो गया सरहुल और कर्मा। इन त्योहारों में वनों की पूजा की जाती है। वे वन के फूलों जैसे कि सखुआ के फूल या फिर खुद को ये सब से जो है खुद को सजाते हैं और कई दिनों तक नाच गान करके खुशियां भी मनाते हैं ये सब त्यौहार में। ठीक है, आगे दोस्तों मड़ई और हाट। जंगलों के बीच लगने वाला साप्ताहिक बाजार, जिसको हटिया बोलते हैं या फिर हाट, केवल व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि मनोरंजन के स्थल भी है, जहां दूर गांवों से लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लोकगीत गाते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं। झारखंड पर्यटन के अनुसार देखा जाए तो ये मेले जनजातीय सामाजिकता का आधार है। ठीक है, तो ये सभी माध्यम से हाट में भी जो है अपनी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करते हैं, लोकगीत गाते हैं, तो ये सभी था। आगे चौथा देखा जाए तो लोक कथाएं और मौलिक परंपरा। जंगलों की रातों कहानियों के बिना अधूरी है, यानी जंगल में जो रात होती है वो कहानियों के बिना अधूरी है। दादा दादी यानी दादी और नानी की कहानियां, यानी रात में आग चारों ओर बैठकर बुजुर्ग बच्चे को जंगल की जानवरों जैसे शेर, हाथी या फिर लोमड़ी वगैरह की कहानी सुना करते हैं और पराक्रमी पूर्वजों की कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती है बल्कि भावी पीढ़ी को जंगल के साथ तालमेल बिठाना भी सिखाती है कहानियों के माध्यम से। ठीक है, आगे पहेलियां वगैरह भी बताते हैं, यानी प्रकृति की रहस्यों पर आधारित पहेलियां बुझाना उनके बौद्धिक मनोरंजन का एक प्रिय साधन के रूप में होता है। आगे दोस्तों बोल रहा है कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जिसे नेचर थेरेपी कहते हैं वो जनजातियों का स्वाभाविक जीवन है। ठीक है, पक्षियों का अलराव और झरने की संगीत, जंगल का शांत वातावरण उनके मानसिक तनाव को दूर करता है। वनों की हरियाली, फूलों की खुशबू उनके जीवन में उल्लास भरती है। उनके लिए प्रकृति के साथ एक रूप होना ही सबसे बड़ा
रिलैक्सेशन है, ठीक है, रिलैक्सेशन है, यानी कहने का मतलब ये है जो नेचर थेरेपी, यानी कि उनके मस्तिष्क में जो भी स्ट्रेस या टेंशन वगैरह होती है वो जो है ऑटोमेटिकली जो है ठीक हो जाता है, क्योंकि वे जो है पंछियों की आवाज़, झरने की संगीत, शांत वातावरण में उसका मानसिक तनाव दूर हो जाता है। और वो जो है इन्हें वनों की हरियाली, फूलों की खुशबू से उनका जीवन भी उल्लास यानी खुशी की तरह भरी रहती है, और उनका जो है सबसे बड़ा रिलैक्सेशन इसी से हो जाता है। आगे छठा है कि वर्तमान संदर्भ और जनजातीय पर्यटन। आज वनों पर आधारित यह मनोरंजन केवल जनजातियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सभी लोग के यहाँ भी मतलब सभी लोग इनका मजा लेते हैं। कैसे? इको टूरिज्म के माध्यम से सरकार और ट्राइफेड जैसे संगठन जनजातीय कला और नृत्य का वैश्विक मंच दे रहे हैं, यानी वहाँ इको टूरिज्म के माध्यम से लोग जाते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जनजातीय परंपरा, जीवन शैली वगैरह को देखते हैं, ठीक है। आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उनके वनों से जुड़े मनोरंजन को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, जिससे उनके आर्थिक लाभ भी मिल रहा है और उनकी संस्कृति का जो है प्रचार के टाइप में भी हो रहा है, ठीक है। निष्कर्ष देखा जाए तो दोस्तों, निष्कर्ष देखते हैं, बोल रहा है कि वन जनजातीय के लिए एक सीमांत रंगशाला है, जहां आधुनिक मनोरंजन व्यक्ति को अकेला और कृत्रिम बनाता है, वहीं वनों से जुड़े मनोरंजन उन्हें समुदाय से जोड़ता है, शारीरिक रूप से स्वास्थ्य भी रखता है और प्रकृति के प्रति जो है कृतज्ञ भी बनाता है। बिना वनों के जनजातीय संस्कृति का यह उल्लासपूर्ण और जीवंत पक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये सब बताया गया है कि आखिर जो है मनोरंजन के रूप में वन किस तरह भूमिका निभाता है जनजातियों के लिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा। तो हमने जो है सिर्फ 7 ही क्वेश्चन लिया है आपके लिए। अगर ये आप 7 ही क्वेश्चन सिर्फ कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपका जो है ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है उससे आपका पूरा यहीं से मिल जाएगा, क्वेश्चन भी यहीं से आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बताया जाएगा। दोस्तों यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।